तो कैसे हो मेरे दोस्तों। आज की कुछ के डिस्कशन के लिए मैं आपके लिए हाजिर हूँ। आज की कुछ एसी मोटर्स और डीसी मोटर भी थी। तो आज की कुछ स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। और इसके पहले मैं आपको ये बता दूं कि UPPCL TG2 की एक फ्री टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट होने वाली है। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर रजिस्टर करके ये फॉर्म भरना है। ये टाइम टेबल दिया है, कल 25 तारीख है, कल आपको पहला टेस्ट मिलने वाला है। ये टेस्ट बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल एग्जाम लाइक आपको उसमें फीलिंग मिलेगी। आप अकाउंट अपना उसमें बना सकते हैं, सारे टेस्ट दे सकते हैं, उसमें आपकी रैंकिंग भी डिसाइड होगी। तो दोस्तों इसको आप ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ से भी टाइम टेबल डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसको आप ज्वाइन कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी बोलिए इसको ज्वाइन कीजिए, क्योंकि सही कंपटीशन तब पता चलेगा जब आप अच्छे से एक दूसरे से कॉम्पीट करेंगे। तो कुछ लोग बोलते हैं कि हमें क्विज की सर लिंक नहीं मिलती है। तो क्विज की लिंक के बारे में बता दूं, होम स्क्रीन में मोबाइल में सबसे नीचे दैनिक अभ्यास इलेक्ट्रीशियन में यहाँ पे डेली यहाँ पे जो क्विजेस होंगी वो यहाँ पे आपको दिख जाएंगी। यहाँ से आप क्विज देख सकते हैं। दूसरा एक काम ये कर सकते हैं, प्रैक्टिस करें सेक्शन में जाके, दो हैं टॉपिक वाइज और दैनिक अभ्यास। तो यहाँ से भी अगर आप दैनिक अभ्यास में जाएंगे तो आप यहाँ से भी इसको थोड़ा पढ़ लीजिए, आपके काम की चीज़ें लिखी हैं। तो यहाँ पे भी आपको दैनिक अभ्यास दिन बाय डेट वाइज यहाँ पे मिल जाएगा। तो आज बात कर रहे हैं हम 24 जुलाई की। 24 जुलाई में एसी, इंडक्शन मोटर और सिंक्रोनस मशीन की हम बात करेंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं हम अपना डिस्कशन आज का हम दैनिक अभ्यास अब करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है कि देखो दोस्तों, जो लोग इंग्लिश मीडियम के हैं उन वो भी ये डिस्कशन सुन सकते हैं, क्योंकि मैं इंग्लिश में तो बता ही रहता हूँ। पहला क्वेश्चन है कि अनुनाद आवृत्ति को इंग्लिश में बोलते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। आवृत्ति तो फ्रीक्वेंसी होती है। तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है FR = 1/2π√LC। AC सीरीज सर्किट क्या होता है? उसमें एक रेजिस्टेंस होता है, उसमें एक कुंडली होती है और उसमें एक संधारित्र यानी कि कैपेसिटेंस होता है। और इसमें क्या है, कनेक्ट हम करते हैं रेजोनेंस से। तो ये होता है L, ये होता है XL, ये होता है XC। तो ये फॉर्मूला ये कैसे निकलता है? जब XL = जब XC हो जाए तब इसमें क्या होता है, रेजोनेंस होता है, यानी कि अनुनाद होता है। तो ये कंडीशन है। और इसमें क्या है, जो करंट जो जब फ्लो होता है तो उसका जो पावर फैक्टर होता है वो होता है यूनिटी। ये सारे एक एक नंबर के क्वेश्चन हैं कि आवृत्ति अनुनाद में करंट का जो पावर फैक्टर होगा वो क्या होगा, यूनिटी। और अनुनाद के केस में XL = क्या होगा, XC। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि अनुनाद आवृत्ति को कैसे बढ़ाया जाता है। तो प्रेरकत्व होता है आपका XL, संधारिता होता है XC, संधारिता यहाँ पे XC और ये R। तो देखो अनुनाद आवृत्ति में R तो है ही नहीं, तो ये ऑप्शन तो सीधा गलत हो गया। अब यहाँ पे क्या है कि अगर आपको इसको बढ़ाना है तो आपको इन दोनों चीज़ों को घटाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो रिलेशन है वो व्युत्क्रमानुपात मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ओके। तो यहाँ पे अगर आपको अनुनाद आवृत्ति को बढ़ाना है तो आपको क्या करना होगा, या तो L को कम करना होगा या C को कम करना होगा। यानी कि आपको XL को भी कम करना होगा और XC को भी कम करना होगा, तभी आपके जाके फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। तो प्रेरकत्व के मान में वृद्धि गलत, हमें तो कम करना है। संधारित्र के मान में वृद्धि कमी, ये सही है। ये संधारित्र के मान वृद्धि ये गलत है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, अगर हमें फ्रीक्वेंसी बढ़ानी है तो प्रेरकत्व और संधारित्र के मान को हमें कम करना पड़ेगा। तो ये है रेजोनेंस से रिलेटेड चीज़। रेजोनेंस को अपन डिटेल में फिर कभी डिस्कस करेंगे, लेकिन ये मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता दिए। चलो अब आते हैं दूसरी क्वेश्चन पे। कला बिजली मापन में 2 वाट मेथड की रीडिंग क्या होती है? तो देखो 2 वाट मीटर मेथड की जो रीडिंग होती है, इसमें क्या होते हैं, 2 वाट मीटर कनेक्टेड होते हैं। 2 वाट मीटर कैसे कनेक्टेड होते हैं? जैसे वाट मीटर का पहले आप ये देखो डायग्राम क्या होता है, ये होता है वाट मीटर का डायग्राम। तो 2 वाट मीटर में क्या होता है, जैसे मान लो ये R है, ये आपका Y है और ये आपका V है। तो इसमें क्या होता है कि एक वाट मीटर एक फेज़ में कनेक्ट होता है, दूसरा वाट मीटर आपका दूसरा फेज़ में कनेक्ट होता है, बिल्कुल इन्वर्सली, मतलब उस तरीके से इस तरीके से कनेक्ट होता है। तो जैसे मान लो एक वाट मीटर आपका W1 है, एक वाट मीटर आपका W2 है। तो यहाँ पे जो पावर फैक्टर की जो जिसका एक फॉर्मूला होता है, ये याद कर लो आप, tan∅ = √3 W1 - W2 डिवाइडेड बाई W1 + W2। ये होता है tan∅। लेकिन अगर हमें पावर फैक्टर निकालना है, cos∅ अगर हमें निकालना है तो cos∅ क्या होगा, cos∅, ये पूछ रहा है पावर फैक्टर 0 चाहिए। पावर फैक्टर 0 चाहिए। 0 का मतलब क्या है कि आपका जो फाई की जो वैल्यू है
वो क्या होनी चाहिए, यहाँ से कॉस इनवर्स शून्य यानी कि 90। ये आप याद कर लो, ये आप यहाँ पे याद कर लो, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अगर पावर फैक्टर अगर यूनिटी है तो उसका एंगल होगा 90। पावर फैक्टर अगर जीरो है, सॉरी, पावर फैक्टर अगर यूनिटी है तो इसका एंगल होगा जीरो। पावर फैक्टर शून्य, सही है सही है, पावर फैक्टर शून्य है तो इसका एंगल होगा 90। तो यहाँ पे जो पावर फैक्टर शून्य है तो इसका एंगल होगा 90। पावर फैक्टर अगर यूनिटी है तो उसका एंगल होगा तुम आपका 0 डिग्री। और अगर पावर फैक्टर अगर 0.5 है तो कॉस इनवर्स 0.5 किसके बराबर होता है, ये होता है 60 डिग्री के बराबर। तो ये आप याद कर लो कि अगर जब पावर फैक्टर का और कोण के साथ क्या रिलेशन है, ठीक है, ये यहाँ पे मैंने लिख दिया है। तो अब यहाँ पे क्या चाहिए, 90, यानी कि आपको फाई की वैल्यू यहाँ पे रखनी है 90। तो यहाँ पे आ जाएगा 1090। तो 1090 की वैल्यू होती इनफाइनाइट यानी कि 1/0, ठीक है, 1/0। 1090 की वैल्यू होगी 1/0, ठीक है। तो इसमें अगर आप करेंगे तो आपका क्या आना चाहिए, ये दोनों मैच होने चाहिए, ठीक है। ये दोनों मैच कैसे होंगे, जब W1 प्लस W2 आपके दोनों 0 के बराबर हो, यानी कि W1 जो हो आपका माइनस W2 के बराबर हो, तब क्या होगा, एक आपका धनात्मक, मतलब दोनों बराबर हैं लेकिन विपरीत संकेतों के साथ। देखो यहाँ पे दोनों बराबर हैं लेकिन विपरीत संकेतों के साथ, इसका आंसर ये आएगा। ये वाला फॉर्मूला दोस्तों याद कर लो, सीधा सीधा पूछा जा सकता है कि एक की रीडिंग मान लो आपको दे देंगे 10, दूसरे की दे देंगे 20, फिर पूछेंगे कि इसका पावर फैक्टर क्या है, तो आपको यही फॉर्मूला इसमें यूज करना है, ठीक है। अब अगले सवाल पे, ये सीधा सीधा सवाल है कि BL की सिस्टम लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज में क्या अंतर है। तो हमें क्या पता होता है, लाइन वोल्टेज क्या होता है, BL = √3 VPH। और ये स्टार संयोजित सिस्टम की बात कर रहा है। तो देखो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ स्टार और डेल्टा संयोजित सिस्टम क्या होते हैं। देखो ये जो ऐसे स्टार का मतलब होता है कि जो इस तरीके से कनेक्टेड है उसको बोलते हैं स्टार संयोजित सिस्टम। देखिए दोस्तों, मैं कह रहा था ना आपकी क्विज से क्या है कि बहुत सारे क्वेश्चन से सॉल्व हो जाएंगे। देखो मैं अभी आज ही बताता हूँ, अभी 5 क्वेश्चन इसी से ही सॉल्व करवा देता हूँ। तो जैसे मान लो ये इसमें ये है आपका डेल्टा संयोजित, ये है आपका स्टार संयोजित, ठीक है। स्टार संयोजित सिस्टम में आपका लाइन वोल्टेज क्या होता है, इन दोनों के बीच की वोल्टेज, तो ये हो गया आपका लाइन वोल्टेज। और फेज वोल्टेज क्या होगा, इन दोनों के बीच का वोल्टेज, ये हो गया फेज वोल्टेज, ठीक है। इसी तरीके से इसमें देखो BL ये है आपका लाइन वोल्टेज, ठीक है, और आपका जो फेज वोल्टेज होगा वो होगा BP, ये होगा इन दोनों के बीच का फेज वोल्टेज। अब आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। देखो यहाँ पे क्या है, BL ये है और BP छोटा है, मतलब 2 BP जुड़ के BL बन रहा है। तो स्टार में क्या क्या होगा, जो आपका, इसको बड़े रंग से लिखता हूँ, स्टार में क्या होगा, BL = क्या आएगा, √3 VPH, क्योंकि BL बड़ा है, दो फेज को कवर कर रहा है ना यहाँ पे देखो। और अब देखो BL = √3 VPH आएगा तो IL का फॉर्मूला हो जाएगा IL = IPH, या तो इसमें √3 का गुणा आएगा या इसमें √3 का गुणा आएगा। तो ये स्टार संयोजित सिस्टम के क्वेश्चन है, सीधे 4 सवाल में आप यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। डेल्टा में आप देखो जो BL का जो वोल्टेज है वो सीधा सीधा इसके अक्रॉस आ रहा है, समझ रहे हो आप बात को। तो BL = क्या आएगा, VPH के बराबर, ठीक है। और यहाँ पे जो करंट घुसेगा IL, अब एक में ही √3 आएगा तो दूसरे इसमें √3 नहीं आया, तो हम इसमें लगा देते हैं IL = √3 IPH। तो ये 4 फॉर्मूला है, ये आपका है स्टार संयोजित और ये आपका है डेल्टा संयोजित, मतलब डेल्टा कनेक्शन। तो ये हो गया आपके कनेक्शन का फॉर्मूला। तो एक और कॉन्सेप्ट आपका कवर हो गया। अब आ जाओ इसमें कि परिणामी प्रतिघात पूछ रहा है। परिणामी प्रतिघात ये दिया है कि X दिया है आपका, R दिया है, ठीक है। सीरीज में जुड़े RLC सर्किट, मतलब ये आपका हो गया R, ये हो गया L, ये हो गया C, ये मान लो कनेक्टेड है। तो R की वैल्यू आपको दी है 15 और इसमें ना X की वैल्यू दी है ना इसकी वैल्यू, इसके पूरे की वैल्यू इसमें आपको दी है, X की वैल्यू आपको दी है 20, ठीक है। तो ये आपका R है, ये आपका X है। तो जो पावर फैक्टर जो होगा वो क्या होगा, और ये आपका किसके बराबर होगा, ये R है, ये X है, ये आपके किसके बराबर होगा, ये हो गया R² + X² के बराबर। तो पावर फैक्टर दोस्तों ये होता है, ये इस कोण को हम बोलते हैं पावर फैक्टर, ठीक है दोस्तों। तो अब पावर फैक्टर को अपन यहाँ पे थोड़ा खिसका देते हैं इसको। अब पावर फैक्टर हमें लगाना है तो cos फाई का जो फॉर्मूला होता है, ये आप सीधा याद कर लो। पावर फैक्टर का फॉर्मूला वो होता है R/,
√r² प्लस x²। बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, किसी भी सीरीज सर्किट में अगर यूज कर रहे हैं तो ये फार्मूला है। यहाँ से आप निकाल भी सकते हैं, अपन बचपन में पढ़ते थे। ये है आपका लंब, ये है आपका आधार, ये है आपका कर्ण। तो जो फॉर्मूला होता था जो cos फाई का, वो क्या होता था, वो होता था आधार अपॉन कर्ण। ठीक है, तो यही फॉर्मूला इसमें रखना है। तो r की वैल्यू आपकी कितनी है, r की वैल्यू दी है 15, और r² कितनी होगी 15² प्लस 20²। इसको जब आप सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 15 डिवाइडेड बाई 25, और इसको आप करेंगे तो ये 0.6 के बराबर आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला दोस्तों याद कर लो, पावर फैक्टर का। सीरीज सर्किट में पावर फैक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट, सीधा सीधा सवाल आ सकता है, इसको याद कर लो। ठीक है, नहीं तो मैंने आपको समझा भी दिया कि ये इस ट्रेंगल से इसका फॉर्मूला निकलता है। अब आ जाओ, कला अनुक्रम मीटर का उद्देश्य क्या है। कला अनुक्रम मीटर का मतलब है फेज सीक्वेंस मीटर। फेज सीक्वेंस मीटर, फेज सीक्वेंस मीटर का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो 3 फेज सीक्वेंस होते हैं, एक होता है R/B, ठीक है, और एक होता है RB/। तो ये फेज सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों। क्या होता है, जैसे मान लो एक मोटर है, इसमें मान लो अगर आपने पहले मान लो अगर R/B लगाया है, ठीक है, और अगर ये मोटर ऐसी घूम रही है, लेकिन अगर आप इसका फेज सीक्वेंस चेंज कर दो, मतलब ये वाला तार जो है, ये वाला जो तार है वो आप यहाँ पे लगा दो, और ये वाला जो तार है उसको आप यहाँ पे लगा दो, और RB/Y अगर आप इसको कर दो तो ये मोटर उल्टी घूमने लगेगी। तो ये मोटर की जो डायरेक्शन है, मतलब जो घूमने की जो दशा है, वो फेज सीक्वेंस यानी कि कला अनुक्रम बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके फेज सीक्वेंस को बताता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि इंश्योर फेज सीक्वेंस मीटर का इंपॉर्टेंस क्या है, कंट्रोल द स्पीड। ये गलत है, ये तो सिर्फ उल्टा डायरेक्शन में घूमती है, इसका फॉल्ट से कोई रिलेशन नहीं है। टू इंश्योर द करेक्ट फेज सीक्वेंस ऑफ द मोटर, इसमें ये भी सही हो सकता है, ये भी सोच सकता है टू इंडिकेट द इनकरेक्ट फेज सीक्वेंस, तो ये थोड़ा ज़्यादा सही है, इसके लिए हम इसमें ये सही लगाएंगे। ठीक है, अब करते हैं अब अपना हम नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल में क्या है, देखो आपको दिया गया दो ध्रुव का मतलब है आपको दिया गया है 2 पोल। ध्रुव का मतलब होता है पोल, ठीक है, ये हो गया पोल, और खांचे को बोलते हैं स्लॉट, ठीक है, और कुंडली को बोलते हैं क्वाइल। तो ये आपको पूछ रहा है कुंडली की संख्या प्रति फेज प्रति पोल बताना। जिनको बेसिक गणित भी आती होगी वो भी ये कर लेगा। ये पूछ रहा है कुंडली की संख्या यानी कि प्रति पोल और प्रति फेज, मतलब कुंडली टोटल कितनी है 12, पोल टोटल कितने हैं, पोल कितने हैं टोटल 2, और फेज कितने हैं 3। कला को इंग्लिश में बोलते हैं फेज। तो फेज कितने हैं टोटल आपके 3, तो आपके हो गया 12 डिवाइडेड बाई 6, और प्रति पोल का ये जोड़ा बोल रहा है। देखो गौर से देखो, पोल का जोड़ा, तो पोल का जोड़ा मतलब यहाँ पे 2 पोल है, तो जोड़ा कितना होगा, अगर पोल आपके 2 हैं तो जोड़ा आपका 1 होगा। समझे बात को आप, पेयर, तो यहाँ पे हम 1 रखेंगे, समझे बात को आप, यहाँ पे रखेंगे 1, तो ये आएगा 12/3, और 3 का भाग 12 हो जाएगा 4। तो इसमें आपको क्वाइल पर स्लॉट पर फेज का अगर सीधा क्वेश्चन आए तो आपको ये पता करना है कि क्वाइल उसमें कितनी है, उसमें क्वेश्चन में स्लॉट कितने हैं, और उस क्वेश्चन में फेज कितने हैं। फेज तो 3 फेज मोटर में जनरली 3 ही रहते हैं, तो मेनली आपको क्वाइल देखना है और आपको स्लॉट देखने हैं। स्लॉट का मतलब खांचे, और आपको देखना और कुंडली कितनी है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। बहुत ही सरल सा लल्लू सा सवाल था ये। सिंक्रोनस मोटर में एसी की आपूर्ति क्यों करते हैं। देखो सिंक्रोनस मोटर दोस्तों क्या होती है, वो सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती, और इसके लिए इसको शुरू में क्या होता है कि इसमें पहले मोटर को क्या है, जो सिंक्रोनस मोटर होती है इसको पहले आपको क्या है खुद से चलानी पड़ती है। ऐसा नहीं कि इसमें आपने जैसे प्लग लगाया ना तो चलने लगेगी, तो इसमें क्या है पहले आपको खुद से चलानी पड़ेगी, और इसको क्या है सिंक्रोनस स्पीड, मतलब सिंक्रोनस स्पीड जो आपकी होगी, इसको हिंदी में बोलते हैं तुल्यकालिक गति, इस पे आपको लेके जानी पड़ेगी। तुल्यकालिक गति की फॉर्मूला क्या होता है 120F/P। ये इस बात पे डिपेंड करता है कि वो कितने फ्रीक्वेंसी से आप कनेक्टेड हो, और P है। जैसे मान लो एक सवाल आपको ऐसे भी आ सकता है कि सिंक्रोनस मोटर के 2 पोल हैं और 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है, तो इसकी जो स्पीड क्या होगी, तो स्पीड का फॉर्मूला है 120F/P। 120 का गुणा कर दो 50 में और P का भाग दे दो 2, तो 6,
तो इसकी स्पीड आएगी 3000 RPM। तो ये भी एक सीधा सीधा सवाल जनरली ऐसे पूछा जाता है। तो क्या होता है कि इसको क्या है, एसी की आपूर्ति इसलिए होती है जिससे इसको हम तुल्यकालिक गति से चला सकें। ठीक है, तो तुल्यकालिक गति में चला सके, तो इसका आंसर ये है। और इसका आंसर शुरू में मोटर स्टार्ट करें, ये भी इसका सही आंसर हो सकता है। तो अगर लेकिन अगर दोनों आंसर दिए तो हम इसको ज़्यादा सही मानेंगे, और अगर ये आंसर नहीं देता तो फिर हम इसको सही मानते, क्योंकि स्टार्टिंग के लिए भी एसी की आपूर्ति की ज़रूरत है। लेकिन यहाँ पे इसको हम कम सही इसीलिए मान रहे हैं क्योंकि इसको चलाने के लिए ज़रूरी नहीं हम एसी से चलाएं। हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, डीसी मोटर भी कनेक्ट कर सकते हैं, डीसी मोटर भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो डीसी मोटर से भी स्टार्ट कर सकते हैं, इसीलिए ये ज़्यादा सही नहीं है। लेकिन अगर ये ऑप्शन नहीं होता तो हम इसको सही मानते। तो ये वाला फॉर्मूला दोस्तों याद कर लो, 120F/P, और इसमें जो आंसर आता हुआ था RPM में। सीधा सीधा सवाल आपसे इससे पूछा जा सकता है। ठीक है, अब आ जाओ अगले सवाल पे। अगला सवाल जो है वो ये पूछ रहा है कि EMF के समीकरण सूत्र क्या है, इसकी गणना कीजिए। गणना का सूत्र क्या है दोस्तों? इसमें आपको जो अल्टरनेटर का जो वो फॉर्मूला है वो आपको बताना है, EMF का फॉर्मूला बताना है। तो दोस्तों मैं आपको ये बता दूं, जहाँ पे आपको ये F दिख रहा है ये स्मॉल f है, हर जगह इसको आप स्मॉल f मान के चलिएगा। ये टाइपिस्ट ने गलती कर दी है, ये स्मॉल f है, इसको मैं क्विज में सुधार दूंगा। तो इसमें क्या है कि ये आपको पूछ रहा है कि EMF का फॉर्मूला क्या बोलते हैं। देखो ये जो KD और KC है ये तो सब में है। देखो जब दोस्तों ऐसे सवाल आया करें तो आप ये देखा करिए कि अंतर कहाँ पे। देखो ये तो सब में सेम है, मेन अंतर है नंबर में अंतर है, और F 3 में है, T 2 में है, फाई सब में है। तो फाई हमें नहीं देखना है, हमें देखना है T में देखना है, और ये नंबर देखना है। तो दोस्तों हमें पता है कि अगर किसी ने एक बार भी ये फॉर्मूला देखा होगा तो उसको पता होगा कि 4.4 तो सबसे 4.44 तो आता ही है आगे। तो ये दो ऑप्शन तो आप सीधे सीधे काट सकते हो कि ये दो तो हैं ही नहीं, ये दो तो आप सीधे सीधे काट सकते हो। अब बच रहा है 2। तो इसमें क्या है, फ्रीक्वेंसी का टर्म नहीं है, इसमें फ्रीक्वेंसी का टर्म है। तो ई का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 4.4 KD KC F T फाई। ये T का मतलब है नंबर ऑफ टर्न्स, ये है आपकी फ्रीक्वेंसी, ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, ये आपका पिच फैक्टर, और ये है आपका फ्लक्स। ठीक है, ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर और ये आपका पिच फैक्टर। तो मैं आपको साथ ही साथ लगे हाथ आपको डीसी मोटर की स्पीड का भी फॉर्मूला बता देता हूँ। डीसी मोटर का फॉर्मूला होता है PN5Z/60A। सीधा सीधा आपसे इससे भी सवाल पूछा जा सकता है। आज इन्होंने एसी का सवाल पूछा है, कल मैं आपसे इसका ही पूछ सकता हूँ। तो दोनों ही फॉर्मूला याद कर लो दोस्तों। ट्रांसफार्मर का, अच्छा अल्टरनेटर का फॉर्मूला और ट्रांसफार्मर के फॉर्मूले में क्या अंतर होता है? दोनों का फॉर्मूला सेम है, उसमें बस KD और KC नहीं आता, बाकी फॉर्मूला सेम है। उसमें बस एरिया आता, तो उसका होगा 4.4 फाई T, और उसमें टर्न की जगह पे हम लिखते हैं N, उसमें टर्न की जगह पे नंबर ऑफ टर्न यूज करते हैं F। तो उसमें फॉर्मूला आपका ये होगा। तो ये ट्रांसफार्मर का फॉर्मूला है। ये फॉर्मूले दोस्तों आप याद कर लो, ये आपके काम में आ सकते हैं, सीधे सीधे इन पे आपसे सवाल पूछा जा सकता है। अब आ जाओ अगले सवाल पे। दो अल्टरनेट समांतरण संचालन, मतलब समांतरण संचालन का मतलब होता है पैरेलल ऑपरेशन। पैरेलल ऑपरेशन का मतलब ये है कि दो अल्टरनेटर एक साथ चल रहे हैं। डार्क लैम्प विधि में किस स्थिति में लैंप में बुझ जाते हैं? मतलब जैसे मान लो ये आपकी एक ग्रिड है, तो मान लो आपका एक अल्टरनेटर ये है जो इससे कनेक्टेड है, दूसरा अल्टरनेटर है ये इससे कनेक्टेड है। तो दोस्तों क्या होता है, ये कई लैंप वाले मेथड होते हैं। इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि वन डार्क लैंप, 2 ब्राइट लैंप, ऐसे करके एक मेथड होते हैं। तो ये थोड़ा आपको समझाना पड़ेगा कि ये काम कैसे करता है। तो इसमें क्या होता है कि ये तभी बुझते हैं जब वोल्टेज आपका सेम हो और फ्रीक्वेंसी जब दोनों की मैच कर जाए। जैसे मान लो इसका वोल्टेज V1 है और फ्रीक्वेंसी F1 है, और इसका V2 है और इसकी फ्रीक्वेंसी FT है। तो जो लैंप जो है वो जब बुझेंगे या जब डार्क होंगे जब आपका V1 इक्वल टू होगा V2 और F1 इक्वल टू होगा F2। जब ये दोनों चीज़ें हो जाएंगी, ये क्यों होना चाहिए? जब हम इसको सिंक्रोनाइजेशन मेथड पैरेलल ऑपरेशन को पढ़ेंगे तब, कभी इलेक्ट्रिशियन फ्री कोर्स जो हम चला रहे हैं उसमें जब पढ़ेंगे तब हम इसमें डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी आप ये समझ लो कि जब भी लैंप ये बुझता है जो तभी बुझेगा जब वोल्टेज दोनों के बराबर और फ्रीक्वेंसी दोनों बराबर हो। तो इसका आंसर होगा वोल्टेज और आवृत्ति दोनों बराबर होनी चाहिए। ठीक है, ये करना बहुत ज़रूरी है। अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो ये अल्टरनेटर जो है समांतर संचालन या पैरेलल ऑपरेशन इनके बीच का पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है,
और साथ में इनका एक चीज़ और है, फेज सीक्वेंस, कला अनुक्रम भी सेम होना चाहिए। अगर फेज सीक्वेंस सेम नहीं है तो भी पैरेलल ऑपरेशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब आ जाओ अगले सवाल पर। अल्टरनेटर में फील्ड की उत्तेजना बढ़ाने पर धारा बढ़ाने पर क्या प्रभाव पड़ता है? फील्ड की उत्तेजना बढ़ाने पर धारा बढ़ाने पर क्या प्रभाव पड़ता है? ठीक है, तो दोस्तों इसमें बोल रहा है कि फील्ड की उत्तेजना बढ़ाने का मतलब, इसको इंग्लिश में आपको मैं बता देता हूँ। इंग्लिश में इसको बोलेंगे फील्ड एक्साइटेशन। ठीक है, फील्ड एक्साइटेशन। और जो विचलन जो यहाँ पे लिखा है इसको बोलेंगे डीमैग्नेटाइजेशन। डीमैग्नेटाइजेशन। और ये है अधिक वोल्टता से संरक्षण, यानी कि ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन। ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन। मृत शॉर्ट सर्किट का मतलब है डेड शॉर्ट सर्किट। ठीक है, और इसका मतलब है अल्टरनेट ओवरलोडेड होगा, ओवरलोडेड होगा। तो देखो ये सब इससे फील्ड की उत्तेजना का मतलब ये है कि देखो डीमैग्नेटाइजेशन का मतलब क्या होता है? डीमैग्नेटाइजेशन का मतलब होता है कि जो आपका मैग्नेटाइजेशन है वो क्या है, कम हो रहा है। ठीक है, तो फील्ड की उत्तेजना, अगर आप फील्ड एक्साइटेशन को बढ़ाओगे यानी कि मैग्नेटाइजेशन का क्रम बढ़ाओगे तो डीमैग्नेटाइजेशन आपका क्या होगा, बढ़ेगा। यानी कि जो डीमैग्नेटाइजेशन है उसको रोकता है। बाकी फील्ड की धारा बढ़ाने पर क्या फ़र्क पड़ेगा? इसके बहुत सारे फ़र्क पड़ते हैं। इसके स्टेबिलिटी मतलब जनरेटर की स्थिरता पे क्या फ़र्क पड़ेगा, जनरेटर के जो ऑपरेटिंग पावर फैक्टर है उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा, जनरेटर का जो टर्मिनल वोल्टेज है उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा, इसके मतलब और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। धारा पे क्या प्रभाव पड़ेगा इसको हम कभी बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर है कि विचलन को रोकता है, यानी कि मैग्नेटाइजेशन जो कम हो रहा है उसको कम नहीं होने देता है। तो दोस्तों आज की क्विज में इतना ही, सारे क्वेश्चन सॉल्व हमने कर दिए। अगर आपको ये डेली क्विज से फ़ायदा हो रहा है, अगर आपको लग रहा है कि 10 क्वेश्चन सॉल्व करके आपके कॉन्सेप्ट धीमे धीमे क्लियर हो रहे हैं, तो दोस्तों मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इसको 1 मंथ करके देखिए। अगर आपके नॉलेज में अगर इम्प्रूवमेंट नहीं होता है, सुझाव नहीं होता है, तो आप मुझे बताइए, क्योंकि मैं बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन आपके सामने लेके आ रहा हूँ, जिससे आप सिलेक्शन करके ला रहा हूँ, जिससे आपका जो कॉन्सेप्ट्स हैं जो एकदम बिल्कुल बहुत ही अच्छे हो जाए। तो ये आप मेरी, अगर आप ये वेबसाइट नहीं गए हैं तो मेरी-ITI.com में जाके देखिए एक बार, आपके बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम की लिंक आपको वहाँ पर मिल जाएगी, उस टेलीग्राम की चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। तो आपके जो भी कन्फ्यूजन, इलेक्ट्रीशियन की मैं आपको गारंटी देता हूँ, कोई भी आप डाउट लेके आइए, कोई भी डाउट लेके आइए, गारंटी के साथ हम उसको सॉल्व करके देंगे, क्योंकि टीम ही हमारी ऐसी है। तब तक के लिए गुड नाइट। अब मिलेंगे दूसरी क्विज में।